हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लोज टेस्ट सीखेंगे। एसएससी सीजीएल प्री में कुछ लेंदी क्लोज टेस्ट आए थे जिनको देखकर बच्चे घबराए कि मैम ये हमारी शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट थी, टफ शिफ्ट थी, बहुत लेंदी क्लोज टेस्ट थे। लेकिन बच्चे लेंदी थे, पर अगर आप उसको पूरे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते, जो स्टेप्स मैंने आपको क्लोज टेस्ट के बताए हैं, जिन बच्चों ने उनको फॉलो किया उनको क्लोज टेस्ट बहुत इजी लगे। तो क्लोज टेस्ट कैसा भी हो, हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे राइट आंसर पे जाना है, ये आज हम देखेंगे। और जो मेरी क्लोज टेस्ट की बुक है उसमें भी मैंने 10 स्टेप्स में डिवाइड करके बहुत ईजी तरीके से बताया है कि आपको क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। और इन 10 स्टेप्स का यहाँ पर लिख कर दिया है, और जो मेरी ये प्लेलिस्ट है इसमें इन 10 स्टेप्स को पूरा डिटेल से भी मैंने बताया है। तो अगर आपके पास में बुक है बहुत अच्छी बात है, इससे पढ़ सकते हो। बुक के साथ साथ आप वीडियो देख सकते हो। बुक नहीं है तो आप वीडियो देखकर भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जिन बच्चों ने वीडियोस देखी है, बुक से पढ़ा है, उनको क्लोज टेस्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगे। ठीक है, देखो आज आपको मैं सॉल्व करना सिखाती हूँ कि कैसे करना था आपको एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन लाइफ इज, सबसे पहला स्टेप होता है क्लोज टेस्ट का कि आपको पैसेज को पूरा पढ़ना है बिना ऑप्शन पुट किए हुए, मतलब ऑप्शंस को नहीं देखना है, एक बार इसको पूरे पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पूरा पढ़ने से आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ आती है कि ये किस टाइप का पैसेज है। जैसे कुछ पैसेज ऐसे आए जो पॉलिटी वाले थे, तो बच्चे बोले कि पॉलिटी का हमारा बैकग्राउंड पॉलिटिकल आ गया, ये तो ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, फिर कैसे करें। ये कोई मैटर नहीं करता है, आपको स्मार्ट बनना है। आपको वो उससे रिलेटेड आपने चीजें पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपके पास जो पैसेज है उसमें आपको राइट आंसर पे जाना है। वो स्किल्स मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे आप राइट आंसर पे जा सकते हो। क्लियर? वो विजन मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, एलिमिनेशन इतने अच्छे स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनसे हम राइट आंसर पे जा सकते हैं। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे। ह्यूमन लाइफ इज फिलिंग द ब्लैंक अ यूनिक ब्लेसिंग। ह्यूमन लाइफ अपने आप में यूनिक, बोलते हैं ना, मानव का जो शरीर है वो बहुत पुण्य कर्म करने के बाद में, बहुत जन्मों के बाद में मिलता है। तो ह्यूमन लाइफ जो है वो एक यूनिक ब्लेसिंग है, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द सेल्फ। हमारी जो आत्मा है उसकी बात कर रहा है। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, जो खुद के बारे में अवेयर नहीं होता है, कैन नीदर हैव पीस, वो खुद भी पीस में नहीं रह सकता, नॉर कैन ही फोस्टर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और ना ही वो अपने आसपास जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं बना सकता। वी हैव टू लिंक आवर सोल विथ गॉड, हमें अपनी सोल को भगवान से लिंक जोड़ना है। एंड बॉडी विद फिजिकल वर्ड फॉर सब्सटेंस, और जो बॉडी है वो फिजिकल वर्ड से जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो भगवान से जुड़ी होनी चाहिए। बॉडी फिजिकल वर्ड के अकॉर्डिंग का मतलब है कि हमारी बॉडी की जरूरत है जो है, खाना पीना, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें वो उनसे जुड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन हमारी आत्मा किससे जुड़ी होनी चाहिए? भगवान से। Filling the blank, the formless God is invisible to the naked eye, कि जो फॉर्मलेस है गॉड और वो इनविजिबल है, हम उसको नहीं देख सकते हैं। आर माइंड ऑफन वॉन्डर्स, हमारा माइंड बहुत बार वॉन्डर हो जाता है, इधर भटक जाता है। वेयर इट गोज, जहां भी वो जाता है वो भटक जाता है। फिलिंग द ब्लैंक, वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम जो डिवाइन के लिए, जो देव है, हमारे भगवान है, उनके साथ में कोई भी लव डेवलप नहीं कर पाते। एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस, रिलीजन जो धर्म है वो एकदम प्योर लाइट की तरह है, वाइट लाइट की तरह है। फिलिंग द ब्लैंक, मल्टी कलर फ्रेगमेंटेशंस बाय द प्रिज्म ऑफ मैन, लेकिन मैन जो एक प्रिज्म है उससे वो मल्टी कलर के टुकड़ों में टूट जाता है, क्योंकि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या डिवाइड कर देता है, कलर्स में, टुकड़ों में बांट देता है। एंड लूजेस इट्स ग्रेविटी, और अपनी जो ग्रेविटी है, जो उसकी महत्व है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसको लूज कर देता है। इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग इट बिकम्स अ मेजर डिवाइडिंग फोर्स, तो रिलीजन जो कि यूनाइटिंग होना चाहिए वो क्या हो जाता है? डिवाइडिंग फोर्स हो जाता है। फ्रेंच फिलोसोफर टेल हार्डी चार्डिन, थिंकिंग डीपली ऑन मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप विद द डिवाइन, एक्सपाउंड्स, मतलब वो क्लियरली बता रहा है क्या, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस,
वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। कहने का मतलब है कि हम जो है वो आत्मा जो होती है वो एक होती है, वो शरीर बदलती है, ठीक है। तो हम जो है वो हम ऐसे ह्यूमन बींग्स नहीं है जो कि एक जिनकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो। हम एक स्पिरिचुअल बींग्स है, यानी कि हम एक आत्मा है जो जिसकी क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया, ये पांचों ऑप्शंस हैं, इनको यहाँ पोज करके आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी शिफ्ट का नहीं है ये पेपर। और आपके जो आंसर हो वो मेरे आंसर के साथ मैच होने चाहिए, प्लस जो लॉजिक है वो भी मैच होना चाहिए। तुक्केबाजी में हो सकता है एक आंसर आप सही कर दो, वो सही नहीं है। आपके लॉजिक और मेरे लॉजिक भी मैच होने चाहिए, आपका आंसर और मेरा आंसर भी मैच होना चाहिए। नहीं मैच हो रहा, उसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले ह्यूमन लाइफ ये सब्जेक्ट हुआ, इज फिलिंग द ब्लैंक अ यूनिक ब्लेसिंग। ह्यूमन लाइफ एक यूनिक ब्लेसिंग में कंसीडर किया गया है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ एक यूनिक ब्लेसिंग होती है, राइट। अब देखो यहां पर इज प्लस वर्ब फर्स्ट, पूरी इंग्लिश में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती जिसमें इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट आ जाए, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्लोज टेस्ट में मैंने ऑप्शंस की कैटेगरीज बनाई है कि ग्रामेटिकली रॉन्ग यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग जो रॉन्ग है, फैक्चुअली रॉन्ग जो पैसेज में बोला गया है उस फैक्ट के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, वो फैक्चुअली रॉन्ग है, राइट। तो ये ग्रामर के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, ठीक है। इज टू कंसीडर भी नहीं होती, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इज कंसीडरिंग की बात की जाए तो इज कंसीडरिंग हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि जो एक्शन अभी कंटिन्यू चल रहा होता है, यानी कि ह्यूमन लाइफ कंसीडर की कर रही है, ऐसा तो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। राइट आंसर होगा इज कंसीडर्ड, इज प्लस वर्ब थर्ड जो कि एक पैसिव स्ट्रक्चर भी होती है। ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग। अब देखो, बच्चा जो सोच रहा था कि मेरे को क्लोज टेस्ट नहीं आता, ये मैंने देख के ही छोड़ दिया, तो बच्चे मुझे ये बताओ यहां तक इसको पढ़ना था और इसमें जो आंसर आया है वो आपके प्रीवियस किस नॉलेज से, जो बेसिक ग्रामर, बिल्कुल बेसिक ग्रामर की नॉलेज से आप ये आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो देख के तो कभी छोड़ना ही नहीं है। 5 ऑप्शंस है ना, तो 2-3 तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल इजी वे में हो जाएंगे, तो उनको तो करना ही करना है, ठीक है। और पांचों के पांचों को एलिमिनेट करके जरूर ट्राई करना है। ये नहीं होगा हटाओ, ये नहीं होगा हटाओ, ये नहीं होगा हटाओ, ये होगा। क्लियर। अब देखो, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द, डिपेंड्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको नहीं आ रहा था तो भी आपका ये फॉरवर्ड रीडिंग से बहुत इजी वे में हो रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग क्या होती है? फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग में आंसर पैसेज के अंदर ही छुपा होता है, हमें उसको ढूंढना होता है। उसका हिंट पैसेज में गिवन होता है, उसका हिंट क्लोज टेस्ट में गिवन होता है, हमें बस उसको फाइंड करना होता है। फ्री के मार्क्स होते हैं। कैसे? ये देखो, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द सेल्फ। वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी आत्मा की। वो पूछ रहा है किस पे डिपेंड करता है? ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, इस पे डिपेंड करता है। और जो इसके लिए अवेयर नहीं होता है, यहां से क्या हिंट मिला आपको कि आगे किसके बारे में, इसी सेंटेंस को खत्म करके यहां से किसके बारे में बात हो रही है? अवेयर की, अवेयरनेस की बात हो रही है। तो यहां पर क्या आएगा? अवेयरनेस। गॉट माय पॉइंट? दूसरा, ये द आर्टिकल है, THE क्या होता है? आर्टिकल द। और आर्टिकल के बाद में क्या आता है जनरली? नाउन। ठीक है, दो चीजें मिल गई हमें। तो यहां देखो, अवेयर एडजेक्टिव है, इसको हटा दो। नॉन वैसे वर्ब थर्ड होती है, वैसे एडजेक्टिव भी होता है, ये भी हट गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और एडजेक्टिव भी है, ये भी नहीं होगा। नाउन चाहिए। नाउन की बात करते हैं तो विटनेस भी नाउन है, वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है। किसी चीज को अपनी आंखों से देखना और फिर बाद में उसको दूसरों को बताना। ठीक है, तो ऐसी कोई बात यहां हो ही नहीं रही है, ये टोटली इररेलेवेंट हो गया।
इरेलेवेंट है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गए दोनों। राइट आंसर क्या हो गया? अवेयरनेस। डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, हमारी आत्मा के बारे में हमारी क्या अवेयरनेस है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आए इस संसार में खा पी के चले गए, जो हमारी आत्मा की परमात्मा से जो हमारा जो लव होना चाहिए उस पे हमने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, उस पे नहीं, ये बोल रहा है कि आप कितना अवेयर हो, आप कितनी आपके अंदर अपनी आत्मा को लेकर क्या अवेयरनेस है उस पे डिपेंड करता है। ही हु इज नॉट अवेयर, जो अवेयर नहीं है, जो इससे अवेयर नहीं है, वो कैन नीदर हैव पीस, उसके अंदर पीस नहीं हो सकती, शांति नहीं हो सकती, और ना ही वो दूसरों के साथ को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं बना सकता दूसरे के साथ भी। ठीक है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भागता रहेगा, अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ में नहीं बनाएगा, तो वो अंदर से उसको इनर पीस नहीं मिल सकती, और अगर वो खुद पीसफुल नहीं है तो वो दूसरे के साथ में भी वो पीसफुल एग्जिस्टेंस नहीं बना सकता। वी हैव टू लिंक, हमें करना होगा, हमारी सोल को भगवान से जोड़ना होगा, भगवान से हमें लिंक करना होगा। एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ड, बॉडी तो हो गया फिजिकल वर्ड के साथ में। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक, द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। अगर हम बोले कि भाई हम देखना चाहे कि भाई भगवान को, तो हम जो भगवान क्या है? इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं दे, इन मतलब नॉट, और विस मतलब टू सी, जिसको देखा नहीं जा सके। ठीक है, अब देखो यहां पर फॉर द फॉर्मलेस गॉड, फ्रॉम द फॉर्मलेस गॉड, एज पर द फॉर्मलेस गॉड, या सिंस द फॉर्मलेस गॉड। देखो एज पर तो क्या होता है? एज पर द रूल्स, एज पर द रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू, तो ये तो इररेलेवेंट हो गया। फ्रॉम के द्वारा कोई बात नहीं हो रही है, ये भी इरेलेवेंट है। सिंस और फोर, सिंस और फोर टाइम के लिए यूज होते हैं। आगे एक पैसेज आएगा जिसमें सिंस का टाइम के लिए यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा एक रीजन के लिए भी होता है। ठीक है, तो यहां पर फोर नहीं, यहां सिंस जो रीजन बताता है क्या? बिकॉज, क्योंकि, ऐसा क्यों, रीजन देता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सिंस द फॉर्मलेस गॉड, क्योंकि जो फॉर्मलेस गॉड है वो इनविजिबल है हमारी नेकेड आई से, आवर माइंड ऑफन वॉन्डर्स, हमारा दिमाग अक्सर क्या हो जाता है? वॉन्डर, भटक जाता है जहां भी वो जाता है, क्योंकि हम भगवान को ऐसे देख नहीं सकते कि ये भगवान है। वो तो हमारी आत्मा का भगवान के साथ में एक लिंक होता है, जो हम मानते हैं कि हाँ भगवान है, जिसको हम महसूस करते हैं। ठीक है, जो एक परम परमात्मा, जो एक सर्वशक्तिमान है, ठीक है, उसको महसूस करते हैं। अगर लेकिन हम उसको ऐसे अपने माइंड, अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते। अगर हमें अंतर ज्ञान होगा तो हम अपनी अंदर की जो आंखें हैं, अपने अंदर का जो ध्यान है, उससे उसको समझ सकते हैं, उससे उसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक, वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम अनेबल हो जाते हैं कि हम कोई भी लव जो है वो भगवान से, डिवाइन से वो कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड भटक जाता है, इधर जहाँ भी जाता है भटक जाता है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते हैं। राइट, अब देखो रिएक्शन क्या होता है? एज अ रिएक्शन, रिएक्शन होता है कि कोई भी बात बताई और उस बात को सुनते ही आपका जो रिएक्शन, आपने जो किया, तो बात का तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये इरेलेवेंट हो गया। कोजिंग मतलब किसी चीज को करना, कोजिंग रीजन होना, तो ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब कोजिंग को एज अ, यहाँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी नहीं लेंगे या कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। एज अ रिजल्ट और एज अ रीजन, रीजन मतलब कारण, एज अ रीजन नहीं होगा। एज अ रीजन यहाँ आपको कंफ्यूज कर रहा है, रेड एरिंग है। राइट आंसर होगा एज अ रिजल्ट। ये जो ऊपर गिवन है, ये जो ऊपर गिवन है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम डेवलप नहीं कर पाते वो लव, किसके साथ में? डिवाइन के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा एज अ रिजल्ट। अब आगे बोल रहा है एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। ठीक है, एंड रिलीजन लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ हेवंस, रिलीजन जो कि बिल्कुल एक प्योर लाइट, व्हाइट लाइट है हेवंस की,
उसको मल्टी कलर फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है, मल्टी कलर में तोड़ देता है बाय द प्रिज्म। प्रिज्म यही करता है, व्हाइट लाइट आती है उसको मल्टी कलर में ब्रेक कर देता है। ऑफ मैन, वो प्रिज्म कौन है? इंसान। मैन मतलब सिर्फ यहाँ मैस्कुलिन नहीं है, मैन मतलब मानव, इंसान, मानव जाति, मानव, मनुष्य। एंड लूजेस इट्स ग्रेविटी, और वो अपना जो महत्व है, ग्रेविटी मतलब जो इसका इंपॉर्टेंस, जो महत्व है, उसको खो देता है। अब देखो, रिलीजन लाइक द व्हाइट लाइट्स ऑफ हेवंस। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है? रिलीजन। रिलीजन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। क्लियर है बच्चे? कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो यहां ब्रेक इनटू और ब्रेक फॉर्म नहीं आ सकता, ग्रामेटिकली रोंग हो गया। क्या हो गया? ग्रामेटिकली रोंग, क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। क्लियर? ये दोनों आउट हो गए। ऊपर ये दोनों में क्या है? सिंगुलर वर्ब है। क्लियर? अब यहां देखो, कोई चीज जब टुकड़ों में टूट जाती है, बिखर जाती है, उसके लिए यूज होता है ब्रेक इनटू। क्या आता है? ब्रेक इनटू। ठीक है, फ्रेज में तो किसी जगह फोर्सफुली एंटर करना ब्रेक इनटू होता है, ये फ्रेज नहीं है, ये इसका नॉर्मल मीनिंग है टुकड़ों में बंट जाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी ड्रॉप द प्लेट, उसने प्लेट गिरा दी। शी ड्रॉप द प्लेट एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस, और वो किस में टूट गई? पीसेस में टूट गई। She broke and it broke into pieces. It कौन है? प्लेट। तो broke into यूज होगा यहाँ पर। क्लियर? राइट आंसर हो जाएगा broke, breaks into। अब देखो, ये एलिमिनेशन मेथड है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, रिलीजन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो बच्चे ये क्लोज टेस्ट में जो हमने पांचों क्वेश्चन किया, आगे एक बार बताती हूँ पहले, फिर और इसको और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी कि आपको अपने माइंड को किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से उसको ट्रेनिंग देनी है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो कि जो रिलीजन है वो व्हाइट लाइट्स ऑफ हेवंस है, लेकिन जो इंसान जो प्रिज्म बनके उसको मल्टी कलर फ्रेगमेंट्स में क्या कर देता है? तोड़ देता है। ठीक है, आगे इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग, यूनाइट होने की बजाय, क्योंकि भगवान क्या है? वो तो सबको जोड़ता है। रिलीजन क्या होना चाहिए? सबको जोड़ने के लिए, यूनाइट करने के लिए। ये क्या हो जाता है? डिवाइडिंग फोर्स हो जाता है, डिवाइडिंग। ठीक है, हम बंट गए हैं रिलीजन के नाम पे। फ्रेंच फिलोसोफर टेल हार्डी चार्डिन थिंकिंग डीपली ऑन द मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप विद द डिवाइन। तो फ्रेंच फिलोसोफर ने ये बोला है कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है, रिलेशनशिप जो है वो डिवाइन के साथ, उस देवी तुल्य भगवान के साथ, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सपाउंड कर रहा है। ये एमटीएस में आया था वर्ड एक्सपाउंड, किसी चीज को क्लियरली एक्सप्रेस करना, पुट करना। एक्सपाउंड मतलब पुट, एक्स माने आउट। ठीक है, कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हम सिर्फ एक शरीर नहीं है कि जिसमें एक आत्मा हो। मेन क्या है? वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हम एक आत्मा है। ठीक है, जो शरीर को बदलती रहती है। तो मेनली हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो लिंक है, वो किसके साथ होना चाहिए? भगवान के साथ में। ठीक है, लेकिन इंसान उस सेल्फ को भूल जाता है और इस ह्यूमन लाइफ में आकर उस बॉडी को, उस एग्जिस्टेंस, उस एक्सपीरियंस को ही सोच पाता है। ये इस पैसेज था पूरा। ठीक है, अब मेरे बच्चे यहाँ देखो, ये जो 5 थे, ये पूरा आप ग्रामर से कर सकते थे। ठीक है, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इज एमआर वाली। ये फॉरवर्ड रीडिंग से बिल्कुल इजी वे में हो रहा था। यहाँ हो सकता है थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अकॉर्डिंग हो रहा था, बिल्कुल जो बोला गया उसका रिजल्ट, और ये अगेन ग्रामर से हो रहा था। ठीक है, तो 4 जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल इजी थे। आपने जस्ट पैसेज का साइज देख के कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्या लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। क्लोज टेस्ट को हमेशा अटेम्प्ट करना है। फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग, स्मार्ट जो अप्रोच है, एलिमिनेशन से, इनसे जरूर आपका 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन पक्के सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये मेरी जो प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको पता ही है। लेकिन इसमें जो 10 स्टेप्स है ना, देखो, फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, वोकैबलरी का क्या रोल होता है, कोलोकेशन का क्या है, इडियम फ्रेजेस को कैसे यूज़ किया जाता है क्लोज टेस्ट में, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है, एलिमिनेट कैसे करना ऑप्शंस को, जैसे मैंने अभी बताया, ये सारे स्टेप्स को बहुत डिटेल से विद एग्जाम्पल्स मैंने करवाया है। आपको ज़रूर करना चाहिए। अभी CHSL आगे आ रहा है तो उससे पहले करना चाहिए, और CGL मेंस से पहले तो करना ही करना है, क्योंकि मेंस में तो आपका यही डिसाइडिंग होता है। क्लोज टेस्ट, जंबल और पैसेज, ये तीनों ही डिसाइडिंग है। जो बच्चा इन तीनों पे कमांड करता है वही भीड़ से अलग होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी जो कंपटीशन चल रहा है उसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन में भी सबसे टफ जो बच्चे को लगता है दैट इज क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट पे कमांड करनी है, ये आपको ज़रूर देखना है। बुक आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। अवतार द वर्ड मास्टर आपके पास आ चुकी है, आपकी अपनी बुक है। इसकी जो प्लेलिस्ट है 20 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है। 2x पे भी आप देखोगे तो डेली एक रूट आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और एक एक करते करते ये पूरी बुक आपको याद हो जाएगी, तो ज़रूर देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट सेकेंड, ये वाला क्लोज टेस्ट देख के, ये भी काफ़ी बड़ा था, ये वाला देख के भी बच्चे कि मैम ये तो पॉलिटी से रिलेटेड था, हमें तो पॉलिटी मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है बच्चे, पॉलिटी का हो, कैसा भी हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। माइंड को हमेशा ये मैसेज देना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर हर वो एबिलिटी, हर वो कैपेसिटी, और मैं उतना डिज़र्व करता हूँ, हर तरह से मैं इस चीज़ के लायक हूँ कि मैं इसको कर दूँ। आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को देनी है। आप जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दोगे तो माइंड आधा काम तो वहीं कर लेगा, ठीक है। ये नहीं बोलना ये नहीं होगा, नहीं हो रहा है, पढ़ा नहीं है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे। अभी देखना कितना इजी लगेगा। देखो, एक बार पूरा पैसेज पढ़ेंगे, फिर 1 by 1 सॉल्व करेंगे। The challenge in Madras High Court to the emergency era, shifting of education from state list to concurrent list, a futile existence in turning back the clock। बोल रहा है कि चैलेंज जो है मद्रास हाई कोर्ट में आया कि इमरजेंसी एरा जो 1975 के अराउंड था, शिफ्टिंग एजुकेशन जो है उसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। इसको चैलेंज किया गया है, जो कि एक यूजलेस एक्सपीरियंस है। 46 ईयर्स पास हो चुके हैं जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना है, और इस पीरियड में द एजुकेशन सेक्टर हैज़ बीन फार टू मैनी चेंजेस। उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, एंड मोस्ट कैन बी, ज़्यादातर है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नेशनल मेडिकल टेस्ट नाउ अलाउ स्टूडेंट्स द ईज ऑफ अपियरिंग फॉर जस्ट 1 एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ मल्टीपल वंस कंडक्टेड बाय ईच स्टेट। अब जो है मेडिकल जो एग्जाम है वो एक होने लगे, ऐसा नहीं अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो। स्टेट स्टिल एंजॉय, अभी भी एंजॉय करते हैं टू ऑपरेट देयर ओन यूनिवर्सिटी, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी, खुद के स्कूल, एजुकेशन सिलेबस। प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा फ्लरिश कर रहा है एजुकेशन में, एंड द पॉलिसी टिंकरिंग एट ऑल लेवल्स गोज ऑन। UGC is restructuring UG, PG and doctoral programs। UG जो है वो रिस्ट्रक्चर कर रही है UG, PG doctoral programs को। States are trying clustering of schools, colleges, closing down smaller school, जो छोटे स्कूल को बंद करके बड़े स्कूल्स का ग्रुप बना रहा है। Instruction in English seems to have lost favor at the center। इंग्लिश जो सेंटर में तो फेवर लॉस कर रही है, और लेकिन सोसाइटी जो है उसकी तरफ भाग रही है। बट द मूट पॉइंट इज नो वन एंटिटी कैन क्लेम कंप्लीट कंट्रोल किसी के पास नहीं है। इट इज़ अ डाइवर्स इकोसिस्टम, ये बिल्कुल डाइवर्स इकोसिस्टम है, क्योंकि इंडिया में इतनी स्टेट है, इतनी लैंग्वेजेस हैं। फार मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज दैन लोकेटिंग एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एट स्टेक, कि एजुकेशन को कहाँ लोकेट करना, उससे भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो देखने हैं। तो ये कोई इसको इतना महत्व नहीं दिया है, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। पहला पूरे ग्रामर से हो रहा है, दूसरा भी ग्रामर से हो रहा है, तीसरा थोड़ी आपकी नॉलेज है उससे हो जाएगा, चौथा भी ग्रामर का रोल है, और 5वें में भी ग्रामर का रोल है ना। मज़ेदार। अब देखो,
The challenge in Madras High Court to the emergency era, shifting of education from state list to concurrent list, filling the blank, a futile exercise and turning back to the clock. अब देखो चैलेंज क्या किया गया, कहा मद्रास हाई कोर्ट को टू द इमरजेंसी एरा जो 1975-1977 था, कि एजुकेशन को शिफ्ट किया गया था उस टाइम पे, पहले वो स्टेट लिस्ट में थी फिर उसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। इस चीज को चैलेंज किया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें जो एक तो सिर्फ स्टेट के अंडर में होगी और एक स्टेट और सेंटर दोनों का एक साथ जो है, राइट। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, यूजलेस एक्सरसाइज है कि जो आज से 46 ईयर बैक जो चीज हो चुकी है उसको वापस करना, मतलब ये बिल्कुल यूजलेस सा काम है, ठीक है। अब देखो यहां पर है हैड, वर, इज और हैव, यानी कि ये चारों क्या है, चारों क्या है स्टूडेंट, चारों है वर्ब, चारों क्या है वर्ब्स हैं। अब इसका मतलब है कि ये यहाँ जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी किस पे, सब्जेक्ट पे, क्योंकि वर्ब तो ऑलवेज किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, चैलेंज, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, राइट। तो ये हैव यहां से कट हो गया, ग्रामेटिकली रोंग हो गया, वर यहां से कट हो गया, ग्रामेटिकली रोंग हो गया, ठीक है। अब बचता है हैड। हैड कब आता है, पास्ट में आता है, ठीक है। पास्ट की बात नहीं हो रही है, सेंटेंस आगे पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये भी ग्रामेटिकली रोंग हो गया। राइट आंसर हो गया इज। इसमें क्या टफ था, इसमें क्या ये पैसेज बड़ा था, ये बहुत लेंदी लगा बच्चों को, क्या था बच्चे, बहुत इजी है। आपको पूरा एक साथ थोड़ी, आपको एक एक फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में तोड़ते चलना है, करते चलना है मजे से, बिल्कुल, है ना। अब देखो 46 ईयर्स हैव पास, 46 ईयर्स पास हो चुके हैं, यानी देखो ये इमरजेंसी एरा है, अब ये चल रहा है 2023, ठीक है। तो ये 1975 से अराउंड 1977 तक था, ठीक है। तो अब यहां से ये टाइम पास हो गया है, तो यहां से लेकर ये इसने बताया कि 46 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है ये, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। 46 years have passed the 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। किस चीज को पास हो चुकी है, जब से ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना है उसमें कितने साल पास हो चुके हैं, 46। यानी क्या आएगा, सिंपल है, फोर नहीं आ सकता, फ्रॉम नहीं आ सकता, एज नहीं आ सकता, सिंपली क्या आएगा, सिंस। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, जब से वो बना तब बना, और तब से लेकर अभी तक जो टाइम है उसके लिए क्या आ जाएगा, सिंस। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ग्रामेटिकली रॉन्ग। इजी है। In this period, the education sector has seen far too many changes. अब 46 years हो गए हैं, तो obvious है 46 years में बहुत सारे changes हो चुके हैं एजुकेशन सेक्टर में, और जो ज़्यादातर जो changes हैं उनको नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, most can't be turned। टर्न का मतलब होता है घुमाना, तो घुमाने की तो बात नहीं कर रहे हैं। रिटर्न मतलब वापस देना, ये तो इरेलेवेंट हो गया, ये भी इरेलेवेंट हो गया, ठीक है। फिर आता है बैक्ड और रिवर्स्ड। बैक्ड मतलब पीछे जाना, रिवर्स मतलब उसी चीज को वापस लाना। बैक का मतलब क्या है, पीछे जाना, पीछे जाना नहीं, जो था उसको वापस लाने की बात हो रही है, कि जो डिसीजन पहले लिया गया था, उस जो जितने डिसीजन अब हो चुके हैं, जो चेंजेस अभी हो चुके हैं, उनको वापस करना। ज्यादातर जो चेंजेस हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता, यानी रिवर्स। राइट आंसर क्या होगा, रिवर्स्ड। क्लियर। और डिसीजन के लिए रिवर्स का यूज होता है, रिवर्स्ड और डिसीजन। किसी लॉ को, किसी डिसीजन को, किसी चीज को चेंज करके वापस वैसा ही करना, उसके लिए यूज होता है रिवर्स,
ठीक है। री मतलब बैक, वर्स माने टू टर्न, यानी वापस घुमाकर उसी चीज को करना, या किसी डिसीजन, किसी लॉ, किसी चीज को वापस वैसा करना, उसको चेंज करके वापस पहले की कंडीशन में लाना, क्या होता है, रिवर्स। तो ये सेंटेंस बोलना चाहता है कि बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं और उनमें से ज्यादा ऐसे हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए कि अ कॉमन नेशनल मेडिकल टेस्ट, जो एक एग्जाम होता है नेशनल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, नाउ अलाउ स्टूडेंट्स, आज एक एग्जाम हो गया, नीट है, उसमें स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो अलग अलग, एक एग्जाम है, मल्टीपल नहीं है, पूरे हमारे इंडिया का एक एग्जाम हो गया, ऐसे नहीं है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, ठीक है। तो एक एग्जाम हो गया है, ये चेंजेस हुआ है, राइट। स्टेट्स स्टिल इंजॉय, स्टेट्स जो है वो अभी भी एंजॉय करते हैं टू ऑपरेट देयर ओन यूनिवर्सिटी, अभी वो भी अपनी यूनिवर्सिटी भी ऑपरेट कर रहे हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशन सिलेबस है, यानी कुछ चीजें स्टेट्स के अंडर में है और कुछ चीजें क्या है, सेंटर के अंडर में है। ऐसा कुछ चीजें जो यूनिवर्सिटीज हैं वो स्टेट के अंडर में भी है, तो वो उस चीज को क्या कर रहे हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, इंजॉय वर्ब है, स्टिल एडवर्ब, स्टेट हो गया सब्जेक्ट, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए। स्टेट इंजॉय, स्टेट इंजॉय करते हैं क्या, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है, सूटेबल भी एडजेक्टिव है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। जो इंजॉय करेंगे वो कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, नाउन, कौन सी, नाउन। सूटेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सूटेबिलिटी की क्या चीज राइट रॉन्ग के साथ इस तरह मैच करना, वो सूटेबिलिटी है, ये चीज राइट है, ये सूट कर रही है, ये नहीं कर रही है, वो सूटेबिलिटी है। और फ्लेक्सिबिलिटी, अपने अकॉर्डिंग चीजों को वो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो उसके लिए फ्लेक्सिबल है। कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ स्कूल्स है, कुछ कॉलेजेस है जो उनके अंडर में है, जिसमें वो फ्लेक्सिबल है कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेट्स स्टिल एंजॉय फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज की, ऑपरेट करने की, किस चीज की, ऑपरेट, क्या ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खुद की यूनिवर्सिटी, खुद के स्कूल्स, खुद की एजुकेशन सिलेबस, राइट। नेक्स्ट, हाँ, प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो फ्लरिशिंग इन एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर भी एजुकेशन में बहुत फ्लरिश कर रहा है, बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। एंड द पॉलिसी टिंकरिंग, टिंकरिंग मतलब किसी चीज में कुछ सुधार करना, जब पता है कि बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होगा फिर भी उसको छेड़छाड़ के चेंज करना, एट ऑल लेवल्स गोज ऑन। नेक्स्ट, स्टेट स्टिल, अच्छा यहाँ था, आ गया, ठीक है। यूजीसी इज रीस्ट्रक्चरिंग यूजी, पीजी एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स, यूजीसी क्या कर रहा है, रीस्ट्रक्चर कर रहा है यूजी, पीजी और डॉक्टरल प्रोग्राम्स को। स्टेट्स आर ट्राइंग आउट क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल, ट्राइंग आउट क्या कर रहे हैं, क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल्स, क्लोजिंग, जैसे क्या हो रहा है, छोटे छोटे स्कूल्स कुछ बने हुए हैं जिनमें 5-5, 10-10 बच्चे हैं, उनको मर्ज करके एक स्कूल बना रहा है, ठीक है, तो ऐसा कर रहा है। इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश सीम्स टू हैव लॉस्ट फेवर एट द सेंटर, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये बोलना चाह रहा है कि इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो रहा है, फेवर को लॉस कर रहे हैं, मतलब सेंटर जो है, सेंटर में क्या हो रहा है कि जो भी अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको वो बढ़ावा दे रहा है और इंग्लिश का फेवर कम होता जा रहा है, राइट। इवन दो, जबकि सोसाइटी क्या हो रही है, हेडेड इन द अपोजिट, और सोसाइटी में क्या है, सब इंग्लिश 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 की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश सीम्स टू हैव लॉस्ट फेवर एट द सेंटर इवन दो सोसाइटी इज फिलिंग द ब्लैंक हेडेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, सोसाइटी अपोजिट डायरेक्शन में हेड कर रही है, आगे बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, ठीक है, और ऐसे बढ़ रही है कि वो वापस नहीं आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, हेडेड ये वर्ब फॉर्म हो गई, इज ये वर्ब हो गई, यहाँ पर जो पोजीशन आएगी वो आएगी एडवर्ब की, किसकी आएगी, एडवर्ब की, ठीक है। तो इररिवोकेबल क्या है, एडजेक्टिव है, इररेलेवेंट भी क्या है, एडजेक्टिव है, सडनली एडवर्ब है, इररिवोकेबली एडवर्ब है। सडनली का मतलब है अचानक से, तो इवन दो सोसाइटी इज सडनली हेडेड, अचानक से अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं गई है,
अचानक से कुछ नहीं हुआ ऐसे कि सोसाइटी अचानक से अपोजिट डायरेक्शन में कि वो उस डायरेक्शन में चल रही है, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, ये इररिलेवेंट हो गया। राइट आंसर है इर्रिवोकेबली। इर्रिवोकेबली का मतलब होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सके। क्या हुआ? जिसको चेंज नहीं किया जा सके, जिसको वापस नहीं ले लाया जा सके, वापस रिवोक नहीं किया जा सके। इर का मतलब क्या है? नॉट, री मतलब बैक, और वोक माने टू कॉल। ठीक है, जिसको वापस वैसा नहीं, मतलब उस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है कि वो पीछे नहीं आ सकती है। जैसे कोई डिसीजन है तो उसको वापस नहीं लिया जा सके तो वो इरिवोकेबल डिसीजन हो जाता है। क्लियर? तो irrevocably headed in the opposite direction, but the moot point is no one entity can claim complete control. कोई entity complete control नहीं कर सकती है। It is diverse ecosystem, बहुत डाइवर्स है, विविधता है हमारे पूरे सिस्टम में। फार मोर इम्पॉर्टेंट इशू देन लोकेटिंग एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एट स्टेक। ये बोल रहे हैं कि कहाँ एजुकेशन को लोकेट करना है, स्टेट में, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, उससे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे भी हैं हमारे पास में जो कि हम दाव पे लगे हुए हैं। तो इसको तो छोड़ देना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बताया आपको ये पांचों क्वेश्चन यहाँ ये इज बहुत इजी वे में कर पा रहे थे हम, सिंस भी हो रहा था हमसे। यहाँ अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से करते तो रिवर्स कर सकते थे, फ्लेक्सिबिलिटी को आप मीनिंग से इजीली कर सकते थे। ठीक है, और इरिवोकेबली को भी ग्रामर से इजीली कर सकते थे। इर, आई एर, आई एम, आई आर, ठीक है, आई एल, आई जी, ये किसके लिए आते हैं? नॉट या विदाउट के लिए। और एसएससी का ये फेवरेट है, इस पे बहुत सारे वर्ड्स एसएससी हर बार पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीफिक्स, आपको जरूर पढ़ना है। अवतार में इसमें कंप्लीट लिस्ट दी हुई है इस प्रीफिक्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है ये। नेक्स्ट, हाँ थर्ड आ गया, सोशल मीडिया कैन हैव, सोशल मीडिया का हैव फिलिंग द ब्लैंक इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट है, बिल्कुल है। विद स्टडीज सजेस्टिंग दैट एक्सेसिव यूज कैन लीड टू फीलिंग ऑफ एंजाइटी। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया जो चलाता है वो एंजाइटी रहती है उसको, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, अकेलापन, क्योंकि लोग वहाँ फोटोज़ लगाते रहते हैं। अब जापान घूम रहा है, अब यूरोप घूम रहा है, सोचता है मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। रील्स बनाते रहते हैं, उनको देख देख के इंसान क्या होता है? डिमोटिवेट होता रहता है। To combat these negative effects, experts recommend setting filling the blank for social media use. इन नेगेटिव जो इफेक्ट्स है इनको काउंटर करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कि कुछ आपको सेट करने चाहिए। अदर स्ट्रैटेजीज इंक्लूड, और दूसरी स्ट्रैटेजी है विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इन पर्सन, इंगेजिंग इन हॉबीज और फिजिकल एक्टिविटीज एंड सीकिंग प्रोफेशनल इफ नेसेसरी। As such, it is important to be filling the blank of its potential drawbacks and take steps to use it in a healthy and balanced way. Healthy balanced way में अगर हम यूज़ करते हैं हमारे स्मार्टफोन को या सोशल मीडिया को तो ठीक है, लेकिन उसका एक्सेसिव यूज़ जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही घातक है। नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारा करियर, हेल्थ, सब कुछ दांव पे लग जाता है। बहुत ही इजी है। फर्स्ट वन, अगर आप सेंटेंस को, पैराग्राफ को पढ़ोगे तो कर सकते हो। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है। यहाँ ग्रामर है, ये बहुत ही ट्रिकी है। ठीक है, फोर्थ वन का आंसर आपको पोज करके यही कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बहुत ही मतलब गूगली सा ही है ये। ठीक है, और फिफ्थ वन बताना है। ठीक है, अब चलते हैं। सोशल मीडिया कैन हैव, सोशल मीडिया के हमारी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्या क्या? एक्सेसिव यूज़, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। ठीक है, तो सोशल मीडिया की यहाँ पर क्या इस पैराग्राफ में सोशल मीडिया के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बोले हैं? पॉजिटिव तो बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फैक्चुअली रॉन्ग क्या होता है। फैक्चुअली रॉन्ग का मतलब है जो सेंटेंस में दिया गया है, जो सेंटेंस में पूछा गया है उसको अपोज करें। यानी यहाँ पर खुद ही ये नेगेटिव इफेक्ट्स बोल रहा है और यहाँ ऑप्शन दे रहा है पॉजिटिव का, तो क्या हो गया? ये फैक्चुअली रॉन्ग।
ठीक है। डिजायरस इफेक्ट्स, डिजायरस इफेक्ट होंगे मतलब जो हम चाहते हैं, वांट करते हैं, बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग हो गया और इररेलेवेंट दोनों कैटेगरी हो गया। वांटिंग समथिंग, ठीक है। डिलीरियस बहुत ही एक्साइटमेंट के लिए आता है, खुशी एक्साइटमेंट के लिए, वो भी नहीं होगा, ये भी इररेलेवेंट हो गया। राइट आंसर होगा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, और डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स क्या होता है, कोलोकेशन होता है। जैसे सूरज का हमारी स्किन पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट इज हार्मफुल इफेक्ट। क्लियर। तो यहाँ नेगेटिव वर्ड आना चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट्स की हमने जो भी बातें की है सोशल मीडिया की वो सारी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में है, तो नेगेटिव मीनिंग का वर्ड आना चाहिए, और जो कौन है, डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स इज द कोलोकेशन, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टू कम्बैट दीज नेगेटिव इफेक्ट्स, इन नेगेटिव इफेक्ट्स को से लड़ने के लिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि हमें सेट करना चाहिए क्या, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स होते हैं जो मोरल वैल्यूज से जुड़े होते हैं, तो ये प्रिंसिपल का तो कोई लेना देना नहीं है, इररेलेवेंट हो गया। गोल, गोल मतलब टारगेट, एम, एम या टारगेट, ठीक है। तो हम एम सेट करें सोशल मीडिया के लिए, बिल्कुल नहीं कर सकते, इररेलेवेंट है। स्टैंडर्ड मतलब जो हायर क्वालिटी का होता है, लेवल ऑफ क्वालिटी है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा रूल। जैसे रूल बना कि मैं रात को सोने से 1-1.5 घंटे पहले फ़ोन नहीं चलाऊंगा, मैं जो है जब अपना काम करूंगा कंसंट्रेट होके पढ़ूंगा तब मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने के लिए फ़ोन लेते हैं, फिर जो लोग रील्स बनाते हैं उनकी रील्स आपके सामने आ जाती है, और रील्स देखते देखते या शॉर्ट्स देखते देखते आपको 2 घंटे हो जाते हैं। फिर आप घड़ी में देखते हैं कि यार 2 घंटा हो गया और मैंने पढ़ने के लिए फ़ोन हाथ में लिया था और मैं ये क्या कर रहा हूँ। आप अपने साथ में अन्याय कर रहे हो, अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सपनों के साथ। ये आजकल के बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो बच्चे ऐसा नहीं करना है, रील्स और इन सारी चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करना है। स्मार्टफोन आपके पास है तो स्मार्टफोन का सही यूज़ करना है आपको, जो आपको अपने लक्ष्य, आपके टारगेट, आपके गोल तक लेकर जाए। अदरवाइज़ वो पता नहीं चलता कब वो रील्स चलती जाती हैं, फिर एक डिप्रेशन की, एंजाइटी की फीलिंग होती है कि आज मेरा आउटपुट नहीं आया, आज मैंने पढ़ाई नहीं की, जितना मुझे करना चाहिए था उतना मैं नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और फिर वो एक गिल्ट हो जाती है मन में कि घर वाले ने इतनी दूर भेजा हुआ है या घर वाले पैसे लगा रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सब आपके हाथ में है। आपको बहुत मेंटली स्ट्रोंग रहना है और कुछ रूल्स अपने लिए सेट करने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूल्स फॉर सोशल मीडिया यूज। अदर स्ट्रैटेजीज इंक्लूड, दूसरी स्ट्रैटेजी इंक्लूड क्या क्या है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कि आप इस इंसान पे विश्वास कर सकते हो, उसको कोई जिम्मेदारी दे सकते हो, कोई दायित्व संभला सकते हो। जैसे कि मैं इस पार्टी की अरेंजमेंट के लिए इस बंदे को जिम्मेदारी दे सकती हूँ, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ कि सही करेगा, तो वो तो नहीं है, irrelevant है। अदर स्ट्रैटेजी इंक्लूड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इन पर्सन, इंगेजिंग इन हॉबीज और फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, दूसरी क्या है कि आप दूसरों के साथ में, लोगों के साथ में पर्सनली मिलो, उनसे इंटरेक्ट करो, बात करो, कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करो। हाँ, फ़ोन चलाने से अच्छा है आप 1 घंटे पार्क में टहल के आओ, आप रनिंग करो, आप एक्सरसाइज करो, उससे आपकी नई सेल्स बनेंगी माइंड में, आप पॉजिटिव फील करोगे, वो तो कोई बात है। फ़ोन चलाने से तो डिप्रेशन ही होगा, इन्वॉल्विंग नहीं होगा। इन्वॉल्विंग पहले ही बात यहाँ विद आया है, तो इन्वॉल्विंग के साथ विद नहीं आता, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। कोऑपरेटिंग, कोऑपरेटिंग को मतलब साथ, यानी 2 लोग जब साथ काम करते हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, वो कोऑपरेटिंग होता है, तो वो भी नहीं है, ये भी इररेलेवेंट है। राइट आंसर होगा इंटरैक्टिंग। इंटरैक्टिंग का मतलब है कि आप फ़ोन को छोड़ो, अपनी फैमिली मेम्बर से जाकर बात करो, उनसे अपने आपके मन में जो बात चल रही है वो बताओ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठो। ठीक है, इंटरैक्टिंग विद समबडी और समथिंग होता है। एंड सीकिंग प्रोफेशनल। अब देखो, प्रोफेशनल कंसर्न नहीं होता, कंसर्न मतलब जो केयर के लिए आता है, इररेलेवेंट हो गया। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं होता।
ठीक है। सीकिंग प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो प्रोफेशनल की एडवाइस भी हमें लेनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पोज करके आपको आंसर करना है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, अब देखो प्रोफेशनल एडवाइस, मैंने बोला है प्रोफेशनल एडवाइस, ADVICE। अब इसने आपके साथ में ट्रिक कर गई, SSC खेल गई, ये एडवाइस दे दिया। एडवाइस, एडवाइस क्या है स्टूडेंट? वर्ब है, जबकि कोलोकेशन होता है प्रोफेशनल एडवाइस, यानी यहां आना क्या चाहिए था? नाउन। प्रोफेशनल एडजेक्टिव है तो क्या आना चाहिए था? नाउन। तो नाउन नहीं देकर वर्ब दे दिया, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। इसलिए हमें लेना पड़ेगा गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस। अगर यहाँ एडवाइस होता CE तो वो ज्यादा करेक्ट होता, लेकिन उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए एडवाइस दे दिया। तो जिस बच्चे को ये नहीं पता था कि एडवाइस वर्ब है और एडवाइस नाउन होता है, वो ये ऑप्शन टिक करके आया है। ऐसे बहुत महानुभाव हैं जिन्होंने मुझे बताया है, तो बच्चे ये गलत कर दिया है। ऑप्शन टिक करने से पहले, आंसर टिक करने से पहले उसको ध्यान से देखना है। एडवाइस वर्ब होती है और एडवाइस नाउन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, एज सच इट्स इंपॉर्टेंट टू बी, इंपॉर्टेंट है क्या? फिलिंग द ब्लैंक ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, कि हमें सोशल मीडिया के ड्रॉबैक्स पता हो, अच्छे से हम उसके बारे में हमें नॉलेज हो, एंड टेक स्टेप्स टू यूज इट, और हम एक स्टेप्स लेकर चले कि हमें इसको कैसे यूज करना है बिल्कुल हेल्दी, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे, एक बैलेंस तरीके से हम उसको यूज करें। ठीक है, अब देखो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी, इंपॉर्टेंट टू बी, इंपॉर्टेंट है कि हम अज्ञानी बने रहे, फैक्चुअली रोंग। इग्नोरेंट क्या होता है? जिसको कोई नॉलेज नहीं होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम इनडिफरेंट बने रहे। इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, अपैथी मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, ये टोटली इररिलेवेंट हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम स्केप्टिकल बने रहे। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल, डूबियस, डाउटफुल, संदेह, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा इसके साथ, टोटली इररिलेवेंट हो गया। राइट आंसर है कोग्निजेंट। कोग्न का मतलब होता है नॉलेज, कोग्न का मतलब क्या होता है? नॉलेज। राइट, कि हमें किसी चीज की समझ, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज की नॉलेज होना क्या होता है? कॉग्निजेंट। कि हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कॉग्निजेंट हो किसके बारे में? इसके पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में। क्लियर? कॉग्निजेंट, ये देखो ये रूट है COGNGNOS, ग्नोज, इसका मतलब होता है टू नो या नॉलेज। बहुत अच्छा वर्ड है। रिकॉग्नाइज इसी से बना है, कॉग्निज्योर इससे बना है, डायग्नोसिस इससे बना है, और एक बहुत अच्छा वर्ड इससे बना है जो कई बार एग्जाम में आता है। वैसे ये मैंने अभी आपको इसका अंडरस्टैंडिंग दे दी है, फिर भी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास में अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड था तो आप इसका आंसर दे दोगे बहुत इजी वे में। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इनकॉग्निटो का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, कॉग्न बता दिया, इन भी बता दिया। अब आपको आइडिया लगा के बताना है, कुछ भी जो भी आपको समझ में आता है कि इनकॉग्निटो का मतलब क्या होगा। देखो इग्नोरेंट में भी ग्नोज है, IG यानी नॉट, और ग्नोज माने नॉलेज, यानी जिसको कोई नॉलेज नहीं हो, जो अज्ञान हो। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इग्नोरेंट एंड इलिटरेट। इग्नोरेंट अज्ञान के लिए आता है, और इलिटरेट होता है जिसको अक्षर ज्ञान नहीं होता है। इलिटरेट में इल मतलब नॉट है, ठीक है, लिटरा मतलब लेटर, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो इलिटरेट है, और जिसको ज्ञान ही नहीं है वो क्या है? इग्नोरेंट है। वो किसी चीज का भी ज्ञान हो सकता है। ठीक है, अज्ञानी इग्नोरेंट और इलिटरेट अनपढ़, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है। ध्यान रखेंगे, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, फोर्थ क्लोज टेस्ट पे आते हैं। हाँ, पहले पूरा पैसेज पर क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ेंगे, फिर आगे वन बाय वन उसको सॉल्व करेंगे। द मसाइज जो एक ट्राइब है, लिव इन फिलिंग द ब्लैंक वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के बहुत ब्यूटीफुल पार्ट में रहती है। दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केन्या एंड नॉर्दर्न तंजानिया। The area filling the blank of miles of rolling grassland on which you can find thorny कांटेदार bushes and rocky hills हैं।
द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन, एक जगह से दूसरी जगह पर सीजन के अकॉर्डिंग जाते रहते हैं। लुकिंग फॉर ग्रासेस, ग्रासेस के लिए और दूसरे प्लांट्स के लिए जिसके ऊपर उनकी जो कैटल है वो चढ़ सके, ग्रेज कर सके। दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई परमानेंट घर नहीं है। व्हेन दे वांट टू सेटल इन प्लेस फॉर सम टाइम, जब उनको कुछ टाइम के लिए किसी प्लेस पे सेटल होना होता है, दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप, जिस काम कैंप बनाते हैं उसको मान्यता बोलते हैं, जहां पर वो कुछ फैमिलीज कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए रहती है। देन वो आगे बढ़ जाते हैं और अपने साथ में उनकी जो भी बिलोंगिंग्स, जो भी चीज़ें हैं उनको साथ ले जाते हैं, और जो पुराना जो घर उन्होंने कैंप बनाया था उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जला देते हैं। क्लियर? बहुत ही इजी है। फर्स्ट वाला ग्रामर से आप बहुत इजी वे में कर सकते हो, सेकंड भी ग्रामर से कर सकते हो। ये आप फॉरवर्ड रीडिंग से बिल्कुल इजी वे में, पैसेज के अंदर ही आंसर गिवन है, ये भी बहुत इजी है। फॉरवर्ड रीडिंग से ये भी हो जाएगा और ये आपकी बेसिक समझ से भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। मसाईज रहते हैं, लिव इन वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के बहुत ब्यूटीफुल पार्ट में। ये पार्ट नाउन हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है। देखो आर्टिकल की जो पोजीशन होती है वो जनरली नाउन के पहले होती है, नाउन के पहले आया आर्टिकल, ठीक है। एडजेक्टिव आता है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है, फिर आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले शिफ्ट हो जाता है। अगर एडवर्ब आ जाती है तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो, क्या हुआ? अ मैंगो, फिर मैंने बोला स्वीट मैंगो, एडजेक्टिव है तो क्या हो गया? अ स्वीट मैंगो। फिर मैंने बोला वेरी स्वीट, वेरी एडवर्ब है तो क्या हो गया? अ वेरी स्वीट मैंगो। कंस्ट्रक्शन समझ में आया? तो उसी तरह यहां पर हमें क्या पता चला? एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन की पोजीशन है। दूसरा, इसको आगे चलो, सम को अगर आप लेते हो तो सम क्या है स्टूडेंट? सम यूज होता है या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम स्टूडेंट, सम टीचर, या आता है अनकाउंटेबल के लिए, सम मिल्क, सम वाइन, तो सम नहीं आएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। देयर किसके लिए आता है? पोजीशन के लिए। दे सब्जेक्टिव फॉर्म है, दैम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, देयर कौन सी फॉर्म होती है? पजेसिव। देयर कौन सी फॉर्म होती है? पजेसिव। तो ये भी ग्रामेटिकली यहां कोई दे नहीं है जिसका पोजीशन हमें दिखाना हो। नेक्स्ट, दैट क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिकेट करता है, दैट बुक, दैट पेंसिल, दैट पेन, ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा ए क्यों होगा? अभी जो आपको आर्टिकल का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और फिर नाउन। पार्ट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, क्या? अ। नेक्स्ट, they live on the wide plains in southern and northern Kenya and northern Tanzania, the area filling the blank of miles of rolling grassland. Area considers, कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज पे सोचना, केयरफुली विचार करना, बिल्कुल इररेलेवेंट है। एरिया क्या विचार करेगा? नहीं कर सकता। एरिया मेजर करना, मापने की बात नहीं हो रही है, दोनों इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट ऑप्शन का मतलब है ऐसा ऑप्शन जिसका पैसेज से कोई लेना देना ही नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिंग ऑप्शंस उसको पैसेज में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब आता है सराउंड और कंसिस्ट। सराउंड ये आपको कंफ्यूज कर सकता था, रेड एरिंग है, ध्यान भटकाने वाला है ये, लेकिन अब यहां डिसाइड करेगा ये प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आया है ऑफ, यानी हमें ऐसा वर्ड लेना है जिसके बाद में ऑफ प्रेपोजिशन आए, जो सराउंड के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन नहीं आता है। प्रेपोजिशन ऑफ किसके बाद आता है? कंसिस्ट ऑफ। क्लियर? कंसिस्ट ऑफ समथिंग। The area consists of miles of rolling grassland on which you can find the thorny bushes and rocky hills. The people move from one place to another according to the season. एक जगह से दूसरी जगह पे सीजन के अकॉर्डिंग जाते हैं, ग्रासेस को ढूंढते हैं और अदर प्लांट्स को, घास और दूसरे प्लांट्स जिनके ऊपर उनके कैटल चढ़ सके, ग्रेज कर सके। यहाँ पर विच गिवन है और दूसरा पूछा है। आप थोड़ा सा स्मार्टनेस से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से अगर आप करते हो कि यहाँ पर पैसेज में जो आंसर है
वो ऑलरेडी गिवन है। बैकवर्ड रीडिंग पे जाओ, ये देखो ऑन विच, जिसके ऊपर, ऑन विच गिवन है, miles of rolling grassland on which you can find, ठीक है। Similarly, looking for glasses and other plants on which, ठीक है, क्या आ जाएगा, on which their cattle can graze, graze के बाद में भी on आता है, ठीक है, तो graze on, feed on, right, तो ये जहां पर उनके cattle graze कर सके, तो on which यहाँ पर backward reading से, जैसे मैंने आपको awareness वाला बताया था forward reading से, वैसे ही backward reading से आंसर पैसेज के अंदर ऑलरेडी गिवन होता है, हमें बस उसको हमारी स्मार्ट अप्रोच से, नियॉन अप्रोच से फाइंड करना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन। नेक्स्ट, अब आगे चलो। दे हैव नो परमानेंट होम व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम, वो एक कैंप बनाते हैं जिसको वो मान्यता बोलते हैं। वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर अ फिलिंग द ब्लैंक वीक्स और मंथ्स। सिमिलरली बैकवर्ड रीडिंग मेरे बच्चे, अ फ्यू फैमिली, कुछ फैमिलीज कुछ दिनों के लिए वहां रहते हैं, तो सिंपली देखो अ फ्यू फैमिली, अ गिवन है, वीक्स गिवन है, सिंपली क्या आएगा, फ्यू, ठीक है। दूसरा लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, जबकि सिग्निफिकेंट वीक्स हो नहीं सकता। लीस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, राइट आंसर क्या है, फ्यू, है ना आंसर। ऑलरेडी यहां पर गिवन है बैकवर्ड रीडिंग से दो क्वेश्चन आपके फ्री के मार्क्स थे, लेंदी है, बड़ा है, इसको सोच के आप छोड़कर आ गए हो, घबरा रहे हो, तो ये अपराध है मेरे बच्चे, क्राइम है ये, ठीक है। तो क्राइम नहीं करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है और आगे बढ़ना है, पॉजिटिव मैसेज देना है। नेक्स्ट, देन दे मूव ऑन अगेन, फिर वो आगे बढ़ते हैं, टेकिंग देयर फ्यू, अपनी कुछ चीजें जो उनके पास होती है, देखो विद दैम, वो अपने साथ ले चलते हैं, और बर्निंग द ओल्ड मान्यता, और जो पुराना मान्यता कैंप है उसको जला देते हैं। अब देखो कुछ चीजें वो अपने साथ लेकर चलते हैं, तो कुछ टेकिंग फ्यू एक्सपीरियंसेस नहीं होगा, ठीक है, कोई चीज ले जाने की बात हो रही है। इनहिबिशन तो किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना होता है, तो ये तो टोटली इररेलेवेंट हो गया, पैसेज से कोई लेना देना ही नहीं है। टेकिंग फ्यू एंटीक्स, एंटीक मतलब जो कोई पुरानी प्राचीन की चीज हो, ओल्ड, जो एंशियंट से बिलोंग करती हो, ऐसी कोई चीज नहीं, वो अपने खुद की जो सामान, जो चीजें उनकी होती है, उनकी बात कर रहे हैं, उनके जो पोजीशंस होते हैं, तो राइट आंसर आएगा बिलोंगिंग्स, ठीक है। कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो उन्होंने वहीं पे बनाई होती है, वहीं से उनको यूज किया होती है, तो वो वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ चीजें उनके परमानेंट उनके अपने पास होते हैं, कोई वो औजार या कोई चीज जो वो लेकर, जो लगता है कि इजी वे में हम कैरी कर सकते हैं, उनको लेकर वो चल पड़ते हैं, तो बिलोंगिंग्स। क्लियर, मजा आया। तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना स्टूडेंट बहुत इजी हो जाएगा, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ ऐसे आपको सीखते चलना है, स्टेप्स को समझते चलना है। ये जो मेरे क्लोज टेस्ट की क्लासेस है, ये आप देख लोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और यही सेम चीजें यहाँ पर आप देखोगे 10 स्टेप्स में मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल से प्रेफेस में बताई है, और जो यहाँ पर आप देखो 900 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दी है, 370 PYQ प्रैक्टिस है, और 685 कितने 685 क्लोज टेस्ट को पूरा डिटेल से ईच एंड एवरी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इस बुक में मैंने दिया है, ठीक है। इसकी जो सैंपल PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो बच्चे खूब मेहनत करनी है, बहुत मेहनत लगातार करनी है, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, और सिलेक्शन लेना है, अपने सपने को पूरा करना है। थैंक यू।